बच्चों, ग्रेविटेशन में हमें केपलर के लॉज को अप्लाई करना आना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर आपको अप्लाई करना आता है तो आप ग्रेविटेशन के मोस्टली जितने भी प्रॉब्लम्स अब तक पूछे जाए गए हैं एग्जाम में वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इन चीजों को सीखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। लुक एट द प्रॉब्लम। देयर इज ए प्लैनेट, दिस प्लैनेट हैव द मास स्मॉल m, यू कैन सी। नाउ द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सन के अबाउट घूम रहा है। The minimum and the maximum distance of the planet from the center of sun is 2r and the 4r. We have to determine what is the minimum and the maximum speed of the planet about the sun. Second thing, what is the radius of curvature of the planet at the point of the minimum distance about the sun. जिस टाइम पर ये planet सबसे कम की पोजीशन पर है, सबसे नजदीक वाली पोजीशन पर है सन के, वहां पर जो कर्व बन रहा है उस कर्व की रेडियस क्या बनेगी ये आपको पता लगाना है। आपको ये तो पता है कि जो प्लैनेट है वो सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो इलिप्स की देखो अलग अलग पॉइंट पे जो रेडियस है वो कैसी है, वो अलग अलग है ना, एक कर्व ही तो है ये। जिस समय ये सबसे नजदीक में है वहां पर आपको इसकी स्पीड और आपका यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है ये पता लगाना है और इसकी मिनिमम स्पीड भी फाइंड करके बतानी है। तो बताओ जरा आप क्या जानते हो केपलर के लॉज के बारे में। केपलर का जो पहला रूल था वो क्या कहता है? केपलर का फर्स्ट रूल तो यही कहता है कि सन किसी फोकस पर होता है और प्लैनेट उसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, राइट। सेकंड थिंग, आपको ये बताया गया कि किसी भी प्लैनेट को सन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। मतलब कि प्लैनेट की जो एरियल स्पीड होती है dA/dt ये क्या रहती है जरा बताइए? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है। एरिया स्वेप्ट पर सेकंड बाय द प्लैनेट अबाउट द सन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम इस सिद्धांत को यूज करें और थोड़ा सा इसका मतलब निकालने की कोशिश करें तो आपको क्या मिलता है? आपको एक जानकारी मिलती है, मैं यहां लिख रहा हूं, एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट ये कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू केपलर। इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट ये आता है r इंटू वी परपेंडिकुलर इक्वल्स कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि प्लैनेट की जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है और वहां पर जो उसकी वेलोसिटी है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहता है दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। मतलब ये भी हुआ कि वेलोसिटी जो होगी वो पोजीशन के इनवर्सली डिपेंडेंट होगी। प्लैनेट की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी उस पॉइंट पर जहां बात कर रहे हैं वो उसकी पोजीशन के इनवर्सली डिपेंडेंट होगी। मतलब जब प्लैनेट नजदीक में आएगा तो उसकी स्पीड मैक्स बनेगी और जब दूर होगा तो उसकी स्पीड कम होगी। डायग्राम में देखिए ये सबसे नजदीक की पोजीशन है ना, घूमते घूमते जब ये नजदीक में आया तो ये सबसे नजदीक की पोजीशन है। यहां पर हमने स्पीड को माना है v1, यही स्पीड सबसे ज्यादा होगी, मैक्स होगी। सबसे नजदीक की पोजीशन को बोलते हैं पेरीहेलियन पोजीशन और सबसे दूर की जो पोजीशन है इसको आप देख सकते हैं, इस पोजीशन पर प्लैनेट की जो स्पीड होगी वो सबसे कम होगी। इसे हम लोग बोलते हैं एपहेलियन। क्या बोलते हैं? एपहेलियन। ये बातें आपको पता होगी, आप जानते होंगे। अब आओ जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज तो ये समझो कि हम यहाँ पे सिद्धांत को लागू करने जा रहे हैं वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये इसी का ही पार्ट है। आपने केपलर के लॉज को देखा, राइट। आर और v sin थीटा दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। अगर इसको हम m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दें तो आपको एंगुलर मोमेंटम भी मिल जाएगा, वो भी कांस्टेंट ही आने वाला है। सो बाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अगर हम लोग लिखें, जितना मोमेंटम भाई साहब यहां बन रहा है उतना ही मोमेंटम यहां बन रहा है, राइट। हम लोग क्या लिखेंगे बताइए जरा? हम लोग ये लिखने वाले हैं मास ऑफ द प्लैनेट और पोजीशन ऑफ द प्लैनेट इनटू परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यही सेम दूसरे पॉइंट पर भी होगा जो कि एपहेलियन है, m/r2 और ये v परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान से, दोनों साइड से ये m से m तो कैंसिल आउट हुआ। आप यहां से बोल सकते हैं कि r1v1 इक्वल्स r2v2, यानी हम लोग एक काम कर सकते हैं, v2 को कर सकते हैं v1 इंटू r1/r2। पहले किसे निकाला जाए? पहले v1 को फाइंड करते हैं तो v2 गायब करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, r1 देखिए जरा कितना भाई, तो r1 की वैल्यू है यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ r, और जो r2 है वो कितना भाई? r2 का मतलब है, r2 और r1 का मतलब क्या है? सन से प्लैनेट की पोजीशन। r1 सबसे नजदीक वाली पोजीशन जो कि 2r है और r2 सबसे दूर वाली पोजीशन जो कि 4r है। तो हम लाकर रख देते हैं इसको, क्या? 4r। आप देख लीजिए आपको मिल रहा है कि v2 की वैल्यू बनेगी v1/2। मतलब जो सबसे कम स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा वाली स्पीड से आधी होगी, ये बात कंफर्म होगी।
अब एक काम कर लेते हैं, हम लगाने जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन रूल बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रूल। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहां पर टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी अंडर द म्यूचुअल इंटरेक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम रहेगा वो सभी पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। जितना पेरीहीलियन पर है उतना ही एपहीलियन की पोजीशन पर होगा, मतलब दूर वाली पोजीशन पर होगा। तो देखो नजदीक वाली जो पोजीशन है, यहां पर प्लेनेट के पास में स्पीड है v1, तो बताओ काइनेटिक कितना बनेगा, हाफ m v1 स्क्वायर, राइट। और पोजीशन देख लीजिए, ये r1 की पोजीशन पर है, तो पोटेंशियल कितना बनेगा, माइनस जी कैपिटल एम बाई r1। एनर्जी कितनी बनेगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r1। यहां लिखने जा रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट एट दिस पोजीशन, दैट इज द हाफ m v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल दैट इज द कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r1 इक्वल्स, सेम यही एनर्जी रहेगी एपहीलियन की पोजीशन पर, जो कि बनेगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r2। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही माइनस में होती है, याद रखें इस चीज को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर बात करें, ये हमेशा नेगेटिव में होता है, क्योंकि बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बधी हुई है, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन लगाया हुआ है। फर्दर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए। देखिए दोनों साइड से स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m ये कैंसिल आउट हो गया। आप बोलेंगे कि आपको मिल रहा है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स कैपिटल G कैपिटल M इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। थोड़ा सा हमने चीजों को ट्रांसपोज किया है, लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर किया है। अब एक काम कर दें, आपको ये तो पता है कि v2 की वैल्यू है v1 बाई 2, तो इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, v1 स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4 होल अपॉन 2 इक्वल्स कैपिटल जी एम इंटू 1 बाई r1 जो कि है 1 अपॉन 2r और माइनस 1 अपॉन r2 जो कि है 4 टाइम्स ऑफ r, करेक्ट। इक्वल्स ये आपका होने वाला है v1 स्क्वायर गया बाहर, 4 माइनस 1 3 बाई 4, 3 बाई हो जाएगा 8, बात बिल्कुल सही है। इक्वल्स कैपिटल जी एम, नीचे जरा देखिए, यहां पर एलसीएम बनेगा 4 टाइम्स ऑफ r, ये बनेगा 2 टू 4, 2 माइनस 1 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1 बाई 4r। देखिए दोनों साइड से ये हम चाहें तो 4 से 4 8 कैंसिल कर सकते हैं, 4 टू 8 बन जाएगा ये, या हम लोग फर्दर ऐसा बोल सकते हैं v1 स्क्वायर इक्वल्स g कैपिटल m इंटू 2 बाई 3 gm, ये कुछ ऐसा बन गया। या v1 जो कि मैक्स स्पीड है प्लैनेट की, वो बन जा रही है अंडर रूट 2 बाई 3 gm बाई स्मॉल a। यहाँ पे आपका स्मॉल r नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अपॉन स्मॉल r ये भी आएगा, ये थोड़ी सी गलती हो रही थी, नोट कर लेंगे। यही प्लैनेट की है मैक्सिमम स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड कितनी बनेगी 2 बाई 3 gm बाई r। दिस इज द मैक्स स्पीड ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन। ऐसे ही आप चाहें तो मिनिमम स्पीड को भी निकाल सकते हैं। अगेन मिनिमम स्पीड जो कि अभी हमने देखा था v2 था, वो v1 बाई 2 था, तो अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे जरा बताइए, 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो 1 बाई 2 अंडर रूट 2 बाई 3 gm बाई कैपिटल R, या हम लोग कह सकते हैं 2 को अंदर ले जाएं तो 4 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा एक तरीके से 1 बाई 6 ऐसा कुछ बन जाएगा, अंडर रूट gm बाई 6 टाइम्स ऑफ r। ये v2 की वैल्यू बनेगी, ये इसकी सबसे कम वाली स्पीड होगी। देख ले हमने यहाँ कोई गलती नहीं करी है। अब एक लास्ट चीज है वो हमें फाइंड करनी है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको फाइंड करना है किसी पॉइंट पर, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आपको लगाना चाहिए कॉन्सेप्ट कि जब ये प्लैनेट घूम रहा है तो वहां पर जो भी रेडियस बनेगी उस रेडियस को लेते हुए एक सर्कल बनाइए। सर्कल के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालिए जो कि बनेगा mv स्क्वायर बाई r, इसे इक्वेट कर दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स से, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या? हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं नाउ रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। देखिए ध्यान से, ये हमारा इस तरीके से प्लैनेट था, ये हमारी इसकी पोजीशन थी, राइट, जो बॉडी रिवॉल्व कर रही थी, और ये सन की डिस्टेंस थी। सन से इसकी डिस्टेंस हमने r1 मानी थी, सबसे कम वाली डिस्टेंस, और यहीं पर हमें देना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जरा सोचो इस पॉइंट पर, इस प्लैनेट पर घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स को आप इक्वेट किससे करेंगे? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से। घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दे रहा है जो कि सन और प्लैनेट के बीच में लग रहा है। हम यहाँ लिखने जा रहे हैं भाई, इफ स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, then centripetal force required must be equal to the gravitational force। सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा mv स्क्वायर बाई स्मॉल r और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r1 स्क्वायर, राइट। r1 यहां लेंगे, याद रखें चीज को। v1 की वैल्यू अभी आपने देखा ये आया था √2/3 gm बाई कैपिटल R, ये हमें इसकी वैल्यू मिली थी। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा 2/3 gm अपॉन कैपिटल R, साइड में 1/r इक्वल्स g कैपिटल M अपॉन r1 स्क्वायर। r1 की वैल्यू कितनी है भाई? 2 टाइम्स ऑफ r, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, ये gm से gm कैंसिल आउट हुआ, 2/3 इंटू 1/r और ये 1 कैपिटल R इक्वल्स क्या हो रहा है ये भाई? ये हो रहा है 1/4r स्क्वायर। फिर कुछ कैंसिल हो रहा है भाई क्या? नहीं, हाँ हो रहा है, r से r की 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। आप बोलेंगे यहाँ से स्मॉल r इक्वल्स 4 2 8, 8/3, 8 ये इधर जाएगा, इधर आएगा, 8/3 टाइम्स ऑफ r। यही बनेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द मिनिमम डिस्टेंस पोजीशन। जिस समय सन से प्लैनेट की डिस्टेंस सबसे कम रहेगी वहां पर जो रेडियस बनेगी वो कितनी बनेगी? वो ये बनने वाली है 8/3 टाइम्स ऑफ r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सन। थैंक यू।